सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द प्रोसेस, द स्टेप ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। हम यहाँ पे जो है रक्त का थक्का का निर्माण, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन जो होता है, रक्त स्कंदन की अगर बात करते हैं तो वो किस प्रकार से होता है, किस स्टेप्स के थ्रू होता है, कौन कौन से स्टेप ऐसे होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग से जो है बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित होते हैं, हम उसे यहां पर इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहां पे वेरी फर्स्ट पॉइंट पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसी क्लॉटिंग के प्रोसेस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लाइव सेशन में बताया हुआ है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि क्लॉट क्या होता है। मैंने जो है ब्लड के क्लॉट को डिफाइन किया था कि क्लॉट हम कहते क्या हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर ब्लड वेसल से जो भी ब्लड का कंटेंट जो है रिलीज होता है, बाहर निकलता है, और अगर उसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं, अगर वो जेल लाइक स्ट्रक्चर को क्या करता है, गेन कर लेता है, तो उसी ब्लड कंटेंट का जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्लॉट कहलाता है। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें ब्लड कार्पसेल्स जो होते हैं, रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, और उसे क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में कुछ एक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। जब हम ये स्टेप्स जो हैं ब्लड क्लॉटिंग का स्टडी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको उन सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में BCF बोला था, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ साथ ये जो BCF होते हैं, जो 13 टाइप के होते हैं, उसका एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताया था, कुछ ऐसे पदार्थ के बारे में भी बताया था जो कि एंटीकोएगुलेंट होते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिस्कंदक। तो ये जो एंटीकोएगुलेंट या फिर प्रतिस्कंदक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, हम इसे भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिक लेक्चर है आज का वो क्या है, इट इज अबाउट द स्टेप ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। हमने क्लॉट के बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी गेन कर लिया है। इस जो है इस लेक्चर में हम केवल इसके स्टेप्स के बारे में देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर किस किस स्टेप में ब्लड क्लॉट होता है, तो यहाँ पे देखिए इस टॉपिक को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है स्टूडेंट, हम ऐसे कंडीशन या ऐसे केस की बात करते हैं जिसमें क्या हो गया, सपोज यहाँ पे किस कंडीशन और केस की बात करने वाला हूँ। मैंने कहा यहाँ पर जो है टिश्यू डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, मैंने कहा अगर सपोज यहाँ पे क्या डैमेज हो जाए, मैंने कहा यहाँ पे टिश्यू जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। मैं ऐसे केस और कंडीशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्या हो जाए, ऊतकों में क्षति हो जाए। ठीक है, तो टिश्यू डैमेज हो जाए, या फिर मैं ये सेकेंड केस ले रहा हूं कि प्लेटलेट्स जो होते हैं, आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेटलेट्स और WBC के बारे में भी स्टडी किया हुआ है। तो मैंने कहा अगर हम ये बात करें कि प्लेटलेट्स टूट जाए, ठीक है, टिश्यू डैमेज हो जाए, या एक्सीडेंटल जो है पाथवे से जो प्लेटलेट होते हैं वो क्या हो जाए, प्लेटलेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, वो टूट जाए, तो क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक तो टिश्यू डैमेज कंडीशन की बात कर रहे हैं और एक हम बात कर रहे हैं ब्रेक डाउन। क्या है, मैंने कहा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्लेटलेट्स। देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ प्लेटलेट्स के साथ साथ टिश्यू डैमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको जो है हिंदी में भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। टिश्यू डैमेज का मीनिंग क्या होता है, टिश्यू डैमेज का मीनिंग होता है ऊतकों की क्षति। क्या है, मैंने कहा यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऊतकों की क्षति की बात कर रहे हैं। उस केस की बात करें, उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऊतकों की क्षति हो जाए, या फिर ये जो ब्रेक डाउन ऑफ प्लेटलेट्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये प्लेटलेट्स क्या हो जाएं, टूट जाएं। तो क्या होता है, इससे क्या होने वाला है, तो जैसे ही ये जो प्रोसेस होता है तो क्या होगा, मैंने कहा देखिए यूँ तो नॉर्मल कंडीशन में एक जो है इसी से ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित एक फैक्टर की बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और देखिए नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य परिस्थिति में ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है
ये इनएक्टिव फेज में होता है, ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही टिश्यू डैमेज हो गया, ऊतकों में क्षति हो गई और साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स भी क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए, तो यहाँ पर इन दोनों ही इवेंट से क्या होने वाला है कि नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव फेज निष्क्रिय अवस्था में पाया जाने वाला ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, अब वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है अब ये एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एक्टिव हो जाता है। और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के एक्टिव होने से क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहा इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के एक्टिव होने से क्या होगा, इससे जो है ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, इससे अब जो है क्रिया कौन दर्शाता है, देखिए इससे अब रिएक्शन कौन करता है। पहले हम ये अगेन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ और साथ साथ यहाँ पे जो है प्लेटलेट्स भी क्या हो गए, टूट गए। तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो इनएक्टिव फेज में था, वो एक्टिव फेज में आ गया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है किससे क्रिया करता है, यहाँ पे अब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या करता है, वर्क करता है। देखिए BCF के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही स्टडी कर लिया कि BCF जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर या कारक होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए मैंने कहा यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन कौन कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ जो है वो रिएक्ट होने वाला है, इससे जो है क्रिया को दर्शाने वाला है। देखिए मैंने कहा यहाँ पे एक फैक्टर होता है, इसे क्या कहते हैं, एक फैक्टर होता है, इसे कहते हैं BCF7। ठीक है, मैंने कहा टोटल कितने टाइप्स के BCF ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 13 टाइप्स के होते हैं। और यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग की जो स्टेप है उसमें हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उससे किस प्रकार का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रिएक्ट हो रहा है। मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर मतलब रक्त स्कंदन कारक जो 7th नंबर वाला होता है वो यहाँ पे क्रियाविधि अपने मैकेनिज्म को शो करता है। साथ साथ यहाँ पे एक और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है वर्क करता है और इस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 10। क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 10 कहते हैं। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 10 के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम आयन भी क्या करता है, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्टिव हो गया, जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो गया अब यहाँ पे रक्त स्कंदन कारक जो हैं ये 7th और इसके साथ साथ रक्त स्कंदन कारक जो यहाँ पे ये 10th टाइप का जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है और एज वेल एज यहाँ पे कैल्शियम आयन भी क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन से वर्क शो करते हैं या फिर रिएक्शन करते हैं। और इससे किसका फॉर्मेशन हो जाने वाला है, मैंने कहा देखिए इससे जिस पर्टिकुलर जो है नेक्स्ट स्टेप में जिस केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहा जाता है या फिर इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कारक। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कारक कहते हैं। अब देखिए मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा इसे हमने बोल दिया है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कारक। अब यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट स्टेप जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ कि थ्रोम्बोप्लास्टिन से किस प्रकार से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और सक्रिय कारक का निर्माण हो गया है, ये ब्लड क्लॉटिंग का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे देखिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 और साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम आयन ने इसमें क्या किया है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब सीधे देखिए यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है आखिर अब वो कौन सा जो है स्टेप करता है या फिर वो किस तरह से आगे जो है इस ब्लड क्लॉटिंग को जो है बढ़ाता है, रक्त स्कंदन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या करेगा, मैंने कहा इसी एक्टिवेटर के प्रेजेंस में जो है नेक्स्ट स्टेप होता है। और कौन सा स्टेप होगा, मैंने कहा देखिए इस एक्टिवेटर
एक्टिवेटर के प्रेजेंस में इसमें पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट, ये किस फेज में होता है? मैंने कहा ये जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव फेज में होता है। किस फेज में? मैंने कहा ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। या फिर ये किस फेज में होते हैं? मैंने कहा ये जो है इनएक्टिव फेज में होते हैं। ठीक है, अब इस इनएक्टिव फेज वाले, मैंने कहा इनएक्टिव फेज में ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है उसको ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, उसको सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। किसको? मैंने कहा देखिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फेज में था इसको अब ये एक्टिव फेज में चेंज करने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे ही यहाँ पे ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इस पे कार्य करता है तो अब ये प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाएगा? मैंने कहा ये प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में। किस में? मैंने कहा अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये थ्रोम्बिन अब वो कौन सा फॉर्म होता है? मैंने कहा ये अब एक्टिव फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है ये? मैंने कहा अब ये एक्टिव फॉर्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे देखिए 2 स्टेप्स तो ऑलरेडी आपने देख लिया है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, उसके बारे में देखा। अब हमने सेकेंड स्टेप देखा ब्लड क्लॉटिंग का कि किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्जन हो रहा है, हमने इसके बारे में देखा। अब देखिए अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया है? मैंने कहा यहाँ पे जो है थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है स्टूडेंट? बेसिकली नेक्स्ट प्रोसेस करता है। और इस प्रोसेस में क्या होने वाला है? मैंने कहा अब यहाँ पे क्या होता है, इस थ्रोम्बिन के प्रेजेंस पे एक और प्रकार के हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए ही रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन की बात करते हैं। और इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फाइब्रिनोजन। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन कहते हैं। देखिए अगर आपको याद हो तो जब हमने ब्लड प्लाज्मा का केमिकल कंपोजिशन देखा था वहाँ पर जो है उस वाले पार्ट में भी क्या प्रेजेंट था? ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है प्लाज्मा का, जो कार्बनिक भाग होता है, वहाँ पर कुछ प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो जिम्मेदार जो प्रोटीन होते हैं वो भी प्रेजेंट थे। उसमें मैंने प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के बारे में आपको बताया था। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये प्रोटीन किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन है, अब ये क्या होता है? इस फाइब्रिनोजन का क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। देखिए आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन जो है अपने जो है क्रियाविधि को दर्शा रहा है, मैकेनिज्म को शो कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव फेज में होता है, थ्रोम्बिन जो कि यहाँ पे एक्टिव फेज में होता है, इसके प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में अब ये फाइब्रिनोजन क्या हो जाता है? किसमें चेंज हो जाता है? मैंने कहा अब ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? मैंने कहा अब ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होता है। लेकिन किसकी उपस्थिति में हुआ? मैंने कहा यहाँ पे जो है ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में हुआ। लेकिन सम अमाउंट में यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है? मैंने कहा यहाँ पे कैल्शियम आयन की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होने वाला है। इस फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये जो फाइब्रिनोजन है वो किस फेज में होता है। देखिए मैंने कहा ये फाइब्रिनोजन जो है वो सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? मैंने कहा ये फाइब्रिनोजन सॉल्यूबल होता है। लेकिन ये जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है ये क्या होते हैं? मैंने कहा ये यहाँ पे इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये यहाँ पे इनसॉल्यूबल होते हैं, मतलब अविलेय प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने कहा ये क्या हो गए? ये यहाँ पे इनसॉल्यूबल है, अविलेय प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये क्या होता है? मैंने कहा ये जो फाइब्रिनोजन होता है वो सॉल्यूबल हो गया और ये फाइब्रिन क्या हो गया? इनसॉल्यूबल हो गया। लेकिन अब ये फाइब्रिन का अब आगे क्या होने वाला है? इस फाइब्रिन क्या करता है? ये फाइब्रिन अब आगे जा करके एक कंप्लीट नेटवर्क का क्या करेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। नेटवर्क कहने का मतलब है एक जाल जैसे स्ट्रक्चर को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। तो देखिए मैंने कहा यहाँ पर अब क्या फॉर्म होने वाला है? यहाँ पर अब नेटवर्क ऑफ, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन का क्या होने वाला है? फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे फाइब्रिन का नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, या फिर सिंपली
सिंपली इसे हम क्या कह सकते हैं कि फाइब्रिन जो है उसका एक थ्रिड फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म होता है? मैंने कहा फाइब्रिन का एक थ्रिड फॉर्म हो जाता है या फिर एक नेटवर्क या जाल का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एक जाल का निर्माण हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर जो नेटवर्क होता है इसमें कौन ट्रैप हो जाएगा? इसमें अलग अलग प्रकार के, अगर हम किसकी बात करें, ब्लड कप सेल्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड कप सेल्स की बात करते हैं। तो अब ये ब्लड कप सेल्स जो होता है वो इस नेटवर्क में क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा, मतलब फंस जाएगा। और यही वो कंडीशन है जिसे हम क्या कहते हैं? यही वो कंडीशन है जिसमें यहाँ पे जो है इसका फाइब्रिन का एक नेटवर्क बन गया है और उसमें रक्त कणिकाएं जो हैं फंस गई हैं और इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को कहते हैं क्लॉट। इसी को क्या कहते हैं? इसी को ब्लड का क्लॉट कहते हैं, थक्का कहा जाता है। देखिए बहुत सारे जो हैं स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसको हम वन मोर टाइम जो है सीरीज वाइज जो है क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैं सिंपली अगर आपको ये कहूँ कि कितने स्टेप में ये ब्लड क्लॉटिंग हुआ है तो मैंने कहा यहाँ पे आप जो है कितने स्टेप देख रहे हैं? 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? मैंने कहा यहाँ पे 3 स्टेप्स में ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। इन सभी स्टेप को 1 बाय 1 हम अगेन रिवाइज करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग देखने को मिला। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ पर 3 स्टेप जो था उसमें कौन कौन सा था? मैंने कहा फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? मैंने कहा यूँ तो नॉर्मल कंडीशन पे ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो इनएक्टिव फेज में होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट हो जाए, प्लेटलेट टूट जाए एक्सीडेंटल केस में और जो है ऊतकों की क्षति हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में इनएक्टिव फेज में पाया जाने वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन अब एक्टिव हो जाता है। तो मैंने कहा ये एक्टिव हो गया। अब जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा तो इस पे वर्क कौन करेगा? इस पे वर्क करने के लिए जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 होता है और इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों थ्रोम्बोप्लास्टिन पे वर्क करते हैं और इसको चेंज कर देते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है जिसे हम सक्रिय कारक कहते हैं, तो इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है जो कि इनएक्टिव फेज में है स्टूडेंट, बेसिकली अब ये चेंज हो जाएगा थ्रोम्बिन में, मतलब ये अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। और ये थ्रोम्बिन अब क्या करता है? मैंने कहा ये थ्रोम्बिन जो है इसके थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ही ये फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिन में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर भी सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये जो इनसॉल्यूबल स्टेज में पाया जाने वाला जो फाइब्रिन होता है वो उसका एक थ्रेड बनता है, उसका एक नेटवर्क बनता है। उसी नेटवर्क में जो ब्लड कप सेल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? क्लॉट कहते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ब्लड का क्लॉटिंग हुआ है, रक्त का स्कंदन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने स्टेप की बात किए हैं? मैंने कहा यहाँ पे जो 3 स्टेप्स में से जो फर्स्ट स्टेप होता है ये क्या होता है? मैंने कहा फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? मैंने कहा ये होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। मतलब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? देखिए सेकेंड स्टेप में आपने ब्लड क्लॉटिंग में क्या देखा है कि प्रोथ्रोम्बिन किस प्रकार से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेप में ये। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? यहाँ पे होता है कन्वर्जन। क्या होता है यहाँ पे? कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन किसका? मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन। क्या होता है? मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ये सेकेंड स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग का। मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू विच पर्टिकुलर फॉर्म? मैंने कहा एक्टिव फॉर्म। उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थ्रोम्बिन कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो थर्ड जो स्टेप होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो क्या होता है स्टूडेंट? मैंने कहा ये जो थर्ड स्टेप होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या? इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाएगा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन। किसका?
किसका, मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, मैंने कहा फाइब्रिन में ये कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू विच पर्टिकुलर फॉर्म, इनटू फाइब्रिन, किस में हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे फाइब्रिन में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने कहा ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर देखा गया, सेकेंड स्टेप में क्या देखा गया, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन देखा गया, और थर्ड स्टेप में क्या देखा गया, मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन। इन सभी 3 बेसिक स्टेप्स में जो है ब्लड का कंप्लीट क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त का स्कंदन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ब्लड का जो क्लॉट होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन करें उसके बारे में देखा था। अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 13 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कभी कभी समटाइम्स जो है वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। उन सभी का जो है एक सीक्वेंस से अरेंज है और वो फिक्स होता है कि अगर सपोज कि ब्लड क्लॉटिंग 5 पे ये फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग 4 पे जो है ये फैक्टर है, तो आपको उसका सीक्वेंस भी लर्न करना होता है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि वो जो 13 टाइप के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये देख लें कि जो 13 टाइप के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ये कौन से हैं। देखिए मैंने कहा अब हम सीधे ये देखने वाले हैं कि ये 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्या है, हम यहाँ पे BCF के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको सीक्वेंस में डिफरेंट टाइप के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसे क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन कहते हैं। आपने अभी इस ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स में देखा था, फाइब्रिनोजन भी क्या था, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मैंने कहा यहाँ पे फाइब्रिनोजन होता है क्या, ये होता है फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो ये क्या होता है, मैंने कहा इट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, इसके बारे में भी आपने देखा अभी। और थर्ड जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। और फोर्थ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं कैल्शियम आयन। क्या है ये, मैंने कहा ये कैल्शियम आयन है, इसे Ca+2 भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आपको दिखाई देने को मिलेंगे कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो सीधे आपसे पूछ लेगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड कौन सा होता है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बट राइट आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में अभी हमने ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो है कंप्लीटली देखा था। अब देखिए यहाँ पे जो 5th टाइप का जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोएसिलेरिन। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा प्रोएसिलेरिन कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 6th जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, रक्त स्कंदन कारक होता है, इसे क्या कहते हैं, ये था प्रोएसिलेरिन। ये प्रोएसिलेरिन इनएक्टिव फेज में था, अगर ये एक्टिव फेज में चेंज हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एसिलेरिन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे एसिलेरिन कहेंगे। और इसी एसिलेरिन या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 6 को क्या कहा जाएगा, मैंने कहा लेबियल फैक्टर कहा जाएगा। क्या कहते हैं इसे लेबियल फैक्टर या फिर एसिलेरिन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्लड क्लॉटिंग 7 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 होता है उसके बारे में दिया हुआ है। मैंने कहा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रो कन्वर्टिन। क्या है ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 होता है वो कौन सा होता है, ये होता है प्रो कन्वर्टिन होता है। ये प्रो कन्वर्टिन कह दें हम इसे, या फिर और क्या कह सकते हैं, इसे स्टेबल फैक्टर स्थायी कारक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टेबल फैक्टर भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट। क्या कहते हैं, ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट कहा जाता है। देखिए यहां पर हम अलग अलग टाइप के जो 13 टाइप्स के जो यहाँ पे BCF होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसको सीक्वेंस में हमने देखा। यहाँ पे हमने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 तक क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं।
मैंने आपको कहा कि ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर फर्स्ट होता है वो होता है फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर सेकेंड क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर थर्ड क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फोर क्या है, इट इज कैल्शियम आयन, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होता है फिफ्थ क्या होता है, प्रोएसिलेरिन होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लेबियल फैक्टर या इसे एसिलेरिन कहेंगे। यहाँ पे 6 क्या होता है मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सेवंथ क्या होगा है, मैंने कहा सेवंथ हो गया है यहाँ पे प्रो कन्वर्टिन, इसे प्रो कन्वर्टिन कह सकते हैं या फिर इसे ही स्टेबल फैक्टर कह सकते हैं, एज वेल एज इसे हम ऑटो प्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट भी कहते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हम 8 की तरफ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट आपको चार्ट प्रोवाइड हो गया है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 की बात करते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा ये लिखा हुआ है हीमोफिलिक लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, हीमोफिलिक लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, AHG कहा जाता है। इन सभी पर्टिकुलर जो भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है इसका शॉर्ट फॉर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑप्शन में कभी कभी आपको इसका एक्सपेंशन फॉर्म मतलब एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन ना दे करके सीधे आपको क्या दे दिया जाए कि AHG दे दिया जाए, ठीक है। तो आप ये देखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन को शॉर्ट फॉर्म में AHG कहते हैं और ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 की बात करते हैं। देखिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो 9 होता है इसे कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्या कहते हैं इसे, क्रिसमस फैक्टर कारक कहते हैं। और देखिए इससे पहले हमने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 7 देखा था, तो उसे हमने क्या कहा था, ऑटो प्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट कहा था। अब ये जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 है तो क्रिसमस फैक्टर कह देंगे या फिर इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे ऑटो प्रोथ्रोम्बिन सेकेंड। क्या बोलेंगे इसे, ऑटो प्रोथ्रोम्बिन सेकेंड बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 10 की बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। जो है क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स या एडवांस लेवल का बनना होगा तो इसमें से किसी भी तरह के आपको ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। सपोज आपसे पूछ लिया कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 कौन सा है, मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 कौन सा है, तो आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए कि क्रिसमस फैक्टर, जिसे ऑटो प्रोथ्रोम्बिन सेकेंड भी कहते हैं, वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 होता है। 10 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या है, स्टुअर्ट फैक्टर या स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर कहते हैं। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 11 कौन सा है, इसे कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। क्या कहेंगे इसे कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। शॉर्ट फॉर्म भी उतना ही एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं PTA। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है PTA। अब देखिए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट को शॉर्ट फॉर्म में हमने PTA बोल दिया। अब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 12 की तरफ लीड करते हैं, इसे कहते हैं हैगमैन फैक्टर। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है हैगमैन फैक्टर कहते हैं। और ये जो है 12वां प्रकार का रक्त स्कंदन कारक 12th टाइप का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। सीक्वेंस भी उतना ही जरूरी है, ये आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फिक्स है। ये जो डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड हैं अलग अलग टाइप के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में, ये फिक्स हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 13 टाइप का होता है। ये क्या है, मैंने कहा इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। क्या कहेंगे इसे कहेंगे फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे FSF बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम FSF बोलेंगे या फिर फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। साथ साथ हम इसे और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कौन सा एंजाइम, ये एंजाइम का फॉर्म है, इसे हम कहते हैं ट्रिप्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं, ट्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और इसका लास्ट में क्या कहते हैं, लास्ट में देखिए लास्ट टर्म जो होता है इसी हम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 13 की ही बात कर रहे हैं। या तो हमने इसे FSF बोल दिया या इसे ट्रिप्टेज एंजाइम कह दिया और इसे जो है ट्रिप्टेज एंजाइम के साथ साथ LLF। अब ये LLF क्या है, मैंने कहा ये इसे कहते हैं लाकी लोवान फैक्टर। क्या कहते हैं इसे,
इसे कहा जाएगा लाकी लोवान फैक्टर कहते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया हुआ है LLF, ठीक है, इसे लाकी लोवान फैक्टर कहते हैं। एक और बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्लड फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किया। हमने ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट, जो कि यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 7 था, वहां तक डिस्कस कर लिया था। इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हमने यहाँ पे रेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में देखा। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो 8 होता है उसे हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक लिखा हुआ है, तो आपने हीमोफिलिया डिजीज के बारे में सुना हुआ है। उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट वर्क करने का जो वर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है 8 का होता है, और इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में AHG भी कहा जाता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकेंड। 10 क्या होता है, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। 11 क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एंटीसीडेंट होता है, PTA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 12 फैक्टर हैगमैन फैक्टर कहा जाता है। और लास्ट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 13 फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में FSF कह सकते हैं, ट्रिप्टेज एंजाइम कह सकते हैं, साथ साथ ही इसे लाकी लोवान फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑल द 13 टाइप्स ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन किया। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक नोट पॉइंट दिख रहा है। इस नोट पॉइंट में हमने इसी जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से संबंधित कुछ एक स्पेशल पॉइंट लिए हैं, जहाँ से जनरली क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल्स या फिर किसी भी तरह के एग्जाम में जो है पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, दिखाई देने को मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नोट पॉइंट, यहाँ पे 3 नोट पॉइंट आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है, फर्स्ट नोट पॉइंट है ऑल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट 3rd and 4th आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे बोला आपको कि हम सभी प्रकार के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की बात कर लें, लेकिन किसको छोड़ के, मैंने कहा किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 3rd। अगर हम यहाँ पे जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3rd की बात करें, या फिर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है 4th होता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो 4th होता है यही तो कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, और कैल्शियम आयन और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो 3rd होता है, इनको छोड़ के, 3rd और 4th को छोड़ के सभी प्रकार के जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनका संश्लेषण, उनका सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस कहां होता है, मैंने कहा लीवर में होता है। आप जानते हैं बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर में इन सभी प्रकार के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस देखा जाता है, संश्लेषण होता है। लेकिन किसका नहीं होगा, बस मैंने कहा यहां पे जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर BCF 3rd का नहीं होने वाला और BCF 4th का नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो नोट पॉइंट में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आई एम गोइंग टू रीड इट। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कहा देखिए ये है कि 3rd ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, अगर हम BCF 3rd की बात करते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन विच ऑब्टेन फ्रॉम द प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम BCF 3rd की बात करते हैं, किसकी, BCF 3rd की बात करते हैं, मतलब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3rd की अगर बात करें, तो ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3rd होता है वो किससे बना होता है, किससे कंपोज होता है, मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3rd इज कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या है, लाइपोप्रोटीन के बारे में एक थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये क्या होता है, मैंने कहा एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आप इसे कह सकते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इस प्रोटीन में, इस प्रकार के प्रोटीन में केवल प्रोटीन पार्ट ही नहीं होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में यहाँ पे लिपिड पाए जाते हैं। तो लाइपोप्रोटीन का मीनिंग क्या हो गया, मैंने कहा ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें लिपिड भी है और साथ साथ यहाँ पे क्या है, मैंने कहा प्रोटीन भी है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड संयुग्मित प्रकार का प्रोटीन या फिर संकुल प्रकार का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। और ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इसी लाइपोप्रोटीन से बना होता है। और इस लाइपोप्रोटीन को ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है, मैंने कहा इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम प्लेटलेट्स। इसको जो है प्लेटलेट से जो है क्या किया जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी उसे कहते हैं। तो इस लाइपोप्रोटीन को प्लेटलेट से ऑब्टेन किया जाता है, जिससे क्या बना हुआ है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर
थर्ड बना हुआ है। हमने यहाँ पे सेकेंड नोट पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट नोट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इट इज अबाउट द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फोर्थ। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर अगर फोर्थ की बात करें तो ये जो है क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। आपको पता है कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है, विच ऑब्टेन फ्रॉम द फूड स्टफ। ऑब्वियस सी बात है, ये मिनरल्स भी तो होते हैं, मैंने कहा कैल्शियम आयन मिनरल्स भी है, तो यहाँ पे ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये नोट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये फूड स्टफ से, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसके सोर्स से जो है कैल्शियम आयन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अमॉन्ग दीज 3 पॉइंट, the first point is very important, in which we discuss about all the blood clotting factor can be synthesized in liver but except blood clotting factor third and blood clotting factor fourth। मैंने क्या बोला कि हम सभी प्रकार के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को लीवर में सिंथेसिस होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर थर्ड की बात करें और फोर्थ की बात करें उसका नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये सारे पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लीड करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी पॉइंट के साथ हमने यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग के जो भी स्टेप होते हैं, ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, क्लोट क्या होता है, साथ साथ हमने यहाँ पे 3 स्पेसिफिक नोट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज बिलोंग विद द ब्लड ग्रुप। ठीक है, हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और देखिए ब्लड ग्रुप जो है, रक्त समूह को हम कैसे स्टडी करेंगे, हम इसका एक फिनोमिना देखने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप में हमें कौन कौन सी बातें जो है इसमें ऐड करना होता है, क्या क्या हमें स्टडी करना होता है। हम यहाँ पे कुछ एक बेसिक बातें पहले देखते हैं, उसके बाद इन सभी ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक टेबल प्रोवाइड किया है। इस टेबल की भी बात करेंगे, लेकिन इस टेबल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक कंसेप्ट इस ब्लड ग्रुप के बारे में प्रोवाइड कर दूं। देखिए ब्लड ग्रुप मतलब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, इसे कहते हैं रक्त समूह। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रक्त समूह। ब्लड ग्रुप में हमें क्या क्या स्टडी करना है, ब्लड ग्रुप को किस आधार पर डिसाइड किया गया, वो कौन कौन सा बेसिस था, क्राइटेरिया था जिसके आधार पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया गया, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, मैंने कहा देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन वो बेसिस है जिसके आधार पे अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया गया। ठीक है, उसको डिटरमाइन किया गया, उसका निर्धारण किया गया। अब देखिए एंटीजन क्या होते हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं, एंटीजन कुछ एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, मैंने कहा एंटीजन क्या होते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मतलब ये क्या है, मैंने कहा रासायनिक पदार्थ हैं। और ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये रासायनिक पदार्थ जो होते हैं आगे जाकर के किसका निर्माण करते हैं, इसी एंटीजन से एंटीबॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा एंटीजन से ही किसका फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने कहा एंटीजन क्या है, वो तरह के यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस जो है एंटीजन होते हैं जिससे किसका फॉर्मेशन होने वाला है, मैंने कहा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए हम जो बेसिक पॉइंट है इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि इस ब्लड ग्रुप में हम कितने टाइप के एंटीजन, कितने टाइप के एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंटीजन जो होता है वो होगा, यहाँ पे 2 टाइप्स के एंटीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एंटीजन है वो होता है एंटीजन ए, ठीक है, और सेकेंड एंटीजन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप में वो क्या होगा, एंटीजन बी होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एंटीजन को मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देखिए एक टाइप होता है यहाँ पे स्मॉल ए और एक टाइप होता है स्मॉल बी। बस ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग दिखें, सेम ना लगे हमें, इसीलिए हमने इसे कैपिटल और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया है। एंटीजन भी 2 टाइप्स के मैंने बताए हैं जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंटीबॉडी भी 2 टाइप्स के बताए हैं जिसको हम यहाँ पे चार्ट में इस टेबल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे
एंटीजन को मैंने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है और एंटीबॉडी को मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है। इसे या तो स्मॉल ए लिख दें या फिर लिख दें यहाँ पे क्या, एंटी ए, ठीक है। और साथ साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंटी बी लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इतने सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे स्पेशली इस ब्लड ग्रुप की रक्त समूह की बात करें तो इसको हम जो है 2 सिस्टम में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कितने सिस्टम में, मैंने कहा इस ब्लड ग्रुप के बारे में हम स्टडी करते हैं 2 सिस्टम में। कैसे, वो कौन कौन से होते हैं, देखिए जो फर्स्ट सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट सिस्टम होता है एबीओ सिस्टम। क्या होता है, मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एबीओ सिस्टम के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट सिस्टम क्या होगा, हम यहाँ पे आरएच सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे आरएच सिस्टम और उसके बाद हमें और क्या पढ़ना होता है, एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। देखिए एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम का आधार क्या था, तो ये आधार था क्या, मैंने कहा यहाँ पे किस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, किस प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट वेरियस फॉर्म ऑफ द एंटीजन एंड एज वेल एज द एंटीबॉडी, इसी बेसिस पे एबीओ सिस्टम क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था। और एबीओ सिस्टम में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया था। तो देखिए हम ये देखते हैं कि एबीओ सिस्टम जो है उसको प्रोड्यूस करने वाले, उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में हमें स्टडी करना होता है, लैंडस्टीनर। क्या नाम था उनका, मैंने कहा यहाँ पे हम लैंडस्टीनर की बात करते हैं। लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ये जो है एबीओ सिस्टम के बारे में बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट हमें प्रोवाइड किए थे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा, लेकिन ये जो एबीओ सिस्टम होता है इसके बारे में जो है क्या बताया गया, हम इस चार्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने यहाँ पे सेकेंड सिस्टम जो लिया है वो क्या है, आरएच सिस्टम। और इस आरएच सिस्टम में क्या कहा जाता है स्टूडेंट कि इस आरएच सिस्टम को देने वाले, इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ये भी थे लैंडस्टीनर। लेकिन लैंडस्टीनर के इस वर्क में, आरएच सिस्टम की डिस्कवरी में एक और साइंटिस्ट ने हेल्प किया, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा विनर, उनका नाम क्या था, विनर। तो आरएच सिस्टम किसने दिया, लैंडस्टीनर और विनर ने दिया। और एबीओ सिस्टम लैंडस्टीनर ने दिया। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही प्रकार के सिस्टम के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। इसका बेस क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन यहाँ पे मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, एंटीबॉडी जो है मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। एंटीजन वो केमिकल सब्सटेंस, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि आगे जाकर के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। अब सीधे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम यहां पे किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एबीओ सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको गिवन है ये क्या कौन सा है, मैंने कहा हम यहां पे एबीओ सिस्टम, जो एबीओ तंत्र होता है ब्लड ग्रुप के लिए, उसको क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। एबीओ सिस्टम के आधार पे कितने ब्लड ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे, मैंने कहा हम यहाँ पे 4 ब्लड ग्रुप्स को क्या करेंगे, 4 प्रकार के रक्त समूह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें किस प्रकार के एंटीजन होते हैं, उसमें किस प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने कहा ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के बारे में हमें स्टडी करना है। मैंने फर्स्ट ले लिया यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ लिया है। सेकेंड लिया है मैंने ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ के साथ साथ ए लिया। और थर्ड क्या लिया मैंने, थर्ड लिया है यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप बी। और जो लास्ट यहाँ पे फोर्थ जो ब्लड ग्रुप लिया है मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्लड ग्रुप ए बी। तो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं एबीओ सिस्टम में लैंडस्टीनर ने बताया, मैंने कहा यहाँ पे दिख रहा है आपको। हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है। कौन कौन सा, मैंने कहा ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, बी और ए बी, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में हमें स्टडी करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंटीजन कौन से होते हैं, एंटीबॉडी कौन से होते हैं। देखिए आपको इन सभी चीजों को रटने से अच्छा है कंसेप्चुअल वे में मैं बता दूं कुछ एक ट्रिक, जिसके माध्यम से आप ऑलवेज ये याद रख पाएंगे कि ब्लड ग्रुप, इन सभी प्रकार के 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन और कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। देखिए अगर आपको ये डिसाइड करना है कि इन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन से होते हैं, तो बस अगर यहाँ पे देखिए
अगर यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार का एंटीजन होता है, तो देखिए ओ आपको कैसा दिख रहा है, ओ जो है आपको जीरो की तरह दिख रहा है, तो आपको क्या कहना है, आपको ये कहना है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। ठीक है, आई रिपीट, ओ कैसा दिख रहा है, आपको जीरो की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे जीरो है तो मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। ये बस समझने का एक ट्रिक बता रहा हूं कि ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो यहां पर ए है तो एंटीजन भी कौन सा होगा, मैंने कहा एंटीजन भी यहां पे कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, अगर यहां पे ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, मैंने कहा यहां पे बी ही होगा। ठीक है, और देखिए यहां पर ए बी की बात करते हैं, ए बी में किस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, इसको समझने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि यहां पे देखिए यहां पर ए भी है और यहां पे क्या है, बी भी है, मतलब यहां पे इस ए बी रक्त समूह में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो एंटीजन ए बी होता है, एंटीजन बी भी होता है। लेकिन मैं आपको स्पेशली ये बता दूं कि हमने यहां पे ये देखा था कि एंटीजन को हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है और यहां भी हमने क्या किया है, इसे कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया है। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे जो आपको दिख रहा है सेम यहीं पर ही एंटीजन भी आपको बताना है, लेकिन एक ट्रिक मैंने बताया कि ये जो ब्लड ग्रुप ओ है वो दिख कैसा रहा है, जीरो की तरह, तो बस इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको ये कहना है कि इसमें एंटीजन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो चार प्रकार के एंटीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए एंटीजन के आधार पर ही हमें एंटीबॉडी किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, हम ये भी बात करेंगे। यहां देखिए एंटीबॉडी हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, ये आपके सामने एंटीजन के जो है चार्ट प्रोवाइड किया है मैंने। अब देखिए हम डिसाइड करेंगे कैसे, इसका जस्ट अपोजिट जो प्रकार के एंटीजन आपको यहां पे दिख रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट यहां पे एंटीबॉडी आपको करना है। कैसे, मैंने कहा यहां पे नील, यहां पे ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं था, लेकिन आपको यहां पे क्या बताना है कि यहां पे अब दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मैंने कहा यहां पे बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं एंटीजन, अनुपस्थित है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मैंने कहा यहां पे जो है ये एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होता है, दोनों को मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं यहां पे, यहां जो है क्या दिया हुआ है, मैंने कहा यहाँ पे जो है एंटीजन ए है। अगर एंटीजन यहाँ पे जो है ब्लड ग्रुप ए में ए है तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, बी, और बी में भी हम क्या बोलेंगे, बी में भी बोलेंगे यहाँ पे स्मॉल बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कैपिटल बी बोला, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी की बात करेंगे तो बी का जस्ट अपोजिट बोलना है। अब यहाँ पे हम ए लेंगे, क्या लेंगे, ए लेंगे, लेकिन ये कौन सा होगा, स्मॉल होगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप जो ए बी है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसमें आपको दोनों ही दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर इसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, मैंने कहा यहां पर नील बताना है, बिल्कुल ही अनुपस्थित होते हैं एंटीबॉडी किसमें, मैंने कहा ए बी में। अब देखिए मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर दूं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिंपली बस ये बोला है कि यहां पे अगर पूरी तरह से कंप्लीटली एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी जस्ट इसका अपोजिट होगा, दोनों प्रकार के प्रेजेंट बताने हैं। अगर यहां पे ए है तो बी बताना है, बी है तो ए बताना है, और दोनों ही प्रेजेंट हो इसका अपोजिट क्या होगा, दोनों को आप एब्सेंट बता दो। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने अलग अलग प्रकार के जो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप थे उसके लिए हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हम ये देखने वाले हैं, एनसीईआरटी में भी ये चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन अपन को इसे जो है लॉन्ग टाइम के लिए कैसे लर्न करना है उसका ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे जो फर्स्ट टाइप का ब्लड ग्रुप है जिसे हम ब्लड ग्रुप ओ बोल रहे हैं, इस ओ के लिए हम क्या कह सकते हैं, किसी ब्लड ग्रुप ओ के लिए क्या कहा जाता है स्टूडेंट, मैंने कहा अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो किन्हें ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं, किन्हें ब्लड दे सकते हैं। अब देखिए हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ये किन किन को ब्लड दे सकते हैं। मैंने कहा ये ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन जो हैं किन किन को दे सकते। इससे पहले मैं आपको एक और बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड कर दूं, ये क्या है, आपको ये लर्न करना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, मैंने कहा अगर किसकी बात करें, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, स्पेशली ये हमारा नोट पॉइंट आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलेंगे इसे कहा जाएगा यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और यूनिवर्सल डोनर बोल लेते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सार्वत्रिक दाता। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं
सार्वत्रिक दाता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक और पॉइंट लर्न करना है। ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बोल दिया, ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप किसकी बात करें, ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ए बी को क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब होता है ग्राही। क्या होता है, ये सार्वत्रिक ग्राही होते हैं, सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति से ये ब्लड को ले सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, हमने ये कहा कि ब्लड ग्रुप जो है ओ जो होते हैं, क्या होते हैं, मैंने कहा ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सभी प्रकार के जो हैं रक्त समूह वाले व्यक्ति को, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दाता का मतलब क्या है, दे सकते हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा रिसिपिएंट, रिसिपिएंट क्या होता है, ग्राही, एक्सेप्टर आप उसे बोल सकते हैं। तो मैंने कहा यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट कौन होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल लोअर क्लासेस में भी आपने स्टडी किया होगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ओ के अलावा ओ माइनस या फिर जिसे हम कहते हैं ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव दिया हुआ हो, और या फिर दिया हो क्या ब्लड ग्रुप ए बी तो दिया हुआ हो, लेकिन इस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल हो, तो आप लोअर क्लासेस में तो बस इतना ही पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी क्या होता है, रिसिपिएंट होता है। लेकिन ऑप्शन जो है केवल ओ और ए बी ना दे करके आपको क्या हो, मैंने कहा इसका नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म भी अगर दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इस कंडीशन पे कि ये जो यूनिवर्सल डोनर ओ तो होता है, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना होता है, जो विशुद्ध प्रकार का प्योर डोनर जो होता है वो कौन सा होता है, मैंने कहा जो विशुद्ध प्रकार का जो डोनर होता है, प्योर डोनर जो होता है वो होता है ओ नेगेटिव। क्या होता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, मैंने कहा ये ओ नेगेटिव होता है। तो मैंने बस इतना कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया कि ब्लड ग्रुप जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर तो होता है, लेकिन उसमें भी कौन सा, मैंने कहा ओ नेगेटिव होता है। तो या तो आपको ऑप्शन में ओ मिले तो वो करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर ऑप्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव भी दिया हुआ हो तो आपको नेगेटिव वाले को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट या फिर ग्राही कहते हैं, इसमें आपको क्या लर्न करना है कि यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट होता है इसमें हम बात करेंगे ए बी पॉजिटिव की। किसकी बात करेंगे, ए बी पॉजिटिव की बात करेंगे कि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो विशुद्ध प्रकार का प्योर टाइप का क्या होता है, ग्राही होता है, जो कि हर किसी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिसिपिएंट टाइप का होता है, ग्राही होता है। अब देखिए इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस टेबल की बात करने वाले हैं। इस टेबल में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यहां पर हम जनरली ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल डोनर जो है, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा इसे सिंपली लिख दिया है यूडी। ठीक है, यूडी का मीनिंग आप समझ जाएंगे, इसे कहा है मैंने यूनिवर्सल डोनर, और यहां पर भी शॉर्टकट लिख देता हूं, मैंने कहा इसे कहते हैं यूआर। यूआर का मतलब है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब अगर हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप फर्स्ट जो है ओ की बात करते हैं कि ये किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, देखिए आपको ये जो कॉलम दिख रहा है, ये जो आपको फोर्थ कॉलम दिख रहा है, ये है कैन गिव ब्लड टू। कैन गिव ब्लड टू का मतलब है कि ये किन्हें ब्लड दे सकते हैं, और कैन टेक ब्लड फ्रॉम का मतलब क्या है, कैन टेक ब्लड फ्रॉम का मतलब है कि किन से ब्लड ले सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ ये डिस्कस कर लें कि ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो किन किन को ब्लड दे सकते हैं, और फिर बात करेंगे किन किन से ब्लड ले सकते हैं। पहले हम देने की बात करते हैं, किन किन को दे सकते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप जो ओ होता है चूंकि यूनिवर्सल डोनर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर पर्टिकुलर जो है ब्लड ग्रुप वाले पर्संस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है ओ भी पॉसिबल है, यहां पे ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, और उसके साथ साथ यहां पे ए बी भी पॉसिबल है। ये हर किसी को क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। ब्लड ग्रुप जो ए है इसके बारे में क्या कहा जाएगा कि ये किनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो मैंने कहा ये ए को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बी की, तो ये मैंने कहा ये बी सेम ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे ही सकते हैं। इसके साथ साथ हम ए बी की बात करें तो ये ए बी को भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना कंसेप्ट लर्न करना है कि जिसमें डोनर लिखा हुआ है यूनिवर्सल ओ में, तो उसमें तो सभी को ये दे सकते हैं, तो ये ओ भी
है, यहाँ पे ए बी है, बी बी है और क्या है, ए बी भी है। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको ये दिखाई दे रहे हैं, अब हम ये बात करने वाले हैं कि ये किन्हें ब्लड या फिर किन से ब्लड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेने की बात हो रही है और आपको ये पता है, मैंने आपको ये कह दिया कि ये जो ए बी होता है, अगर ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सार्वत्रिक ग्राही है, तो ये हर किसी से ब्लड ले सकते हैं। मतलब ये ए बी से भी ले सकते हैं, ये ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं। सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ये ब्लड को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओ की, तो ओ जो है वो अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले से तो ब्लड एक्सेप्ट कर ही सकता है। मैंने कहा ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो है अपने सेम ए वाले से तो क्या कर सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट कंसेप्ट है ये क्या है, मैंने कहा ये किन से ब्लड ले सकते हैं, मैंने कहा बी, तो बी वाले सेम ब्लड ग्रुप वाले से तो क्या कर सकते हैं, ब्लड ले ही सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया है ब्लड ग्रुप के बारे में। और अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट इसी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, और उस नोट पॉइंट में हम क्या डिस्कस क्या करने वाले हैं, एक प्रकार का जो है प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा नोट पॉइंट है। इस नोट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं, इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब ये एग्लूटिनेशन जो होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समूहन। क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं समूहन। तो ये एग्लूटिनेशन से भी क्वेश्चंस जो हैं आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैंने कहा देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जो है पूछ सकता है, या फिर इस प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन करें, किस तरह से यहाँ पे इसको परिभाषित करें। तो एग्लूटिनेशन क्या होता है कि सपोज हम किसी भी पर्सन्स के ब्लड ग्रुप की बात करते हैं और जो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें जिसमें कोई भी एक ब्लड ग्रुप वाला जो है, मैंने कहा ए ब्लड ग्रुप वाला जो है वो बेसिकली उससे मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो जाए, किसी जो है रॉन्ग पर्सन को ये क्या करें, ब्लड डोनेट कर दें, तो उससे क्या होता है, उससे मैंने कहा कि उस कंडीशन पे आरबीसी के किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा आरबीसी के क्लम्प का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, आरबीसी क्लम्पिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो आरबीसी जो है वो क्लम्पिंग देखा जाता है, क्लम्प्स बन जाते हैं, या आरबीसी के गुच्छे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, आरबीसी के ग्रुप बन जाते हैं। और ये जो आरबीसी के क्लम्पिंग हुआ है वो किसकी वजह से होता है, मैंने कहा ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है। किस वजह से, मैंने कहा ये एंटीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ये एंटीबॉडी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये जो आरबीसी क्लम्पिंग हो रहा है इसे ही हम एग्लूटिनेशन बोल रहे हैं। और ये जो आरबीसी क्लम्प्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, मैंने कहा ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है। तो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, आरबीसी क्लम्प हो जाएंगे, तो उससे बस ये देखा जाएगा कि ये जो है इसे क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। और ये जो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करने वाले हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करें तो इस मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा अब इस मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आरबीसी क्लम्प करते हैं या उसका गुच्छा बनता है, और इससे क्या हो जाती है, मैंने कहा इससे डेथ की पॉसिबिलिटी है, इससे मृत्यु भी संभव है। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा नोट पॉइंट मैंने आपको प्रोवाइड किया, ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग ही था। मैंने कहा ये समूहन या एग्लूटिनेशन क्या होता है, बस इट इज जस्ट रिलेटेड विद द आरबीसी क्लम्पिंग। ये आरबीसी क्लम्प्स क्यों बनते हैं, गुच्छे क्यों बनते हैं, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में अभी आपने देखा, और इसके साथ साथ हमने ये कहा कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, मैंने कहा मृत्यु भी संभव है, डेथ होने की पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ हमने इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर दूं। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने ब्लड क्लोटिंग के अलग अलग स्टेप्स के बारे में देखा, अलग अलग जो मैकेनिज्म था उसके बारे में देखा, और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने कहा 13 टाइप्स के होते हैं। उन सभी 13 टाइप्स ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में हमने 1 बाय 1 देखा, और उसके रिलेटेड जो है उससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट को भी स्टडी किया।
किया। उसे जो है डिस्कस करने के बाद हमने ब्लड ग्रुप को स्टार्ट किया। ब्लड ग्रुप में हमने एबीओ सिस्टम को क्या कर लिया है, आज स्टडी कर लिया है, और साथ साथ एबीओ सिस्टम के बारे में सभी तरह के पॉइंट्स स्टडी करने के बाद हम कल के लेक्चर में किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको आरएस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये जो आरएस सिस्टम होता है वो क्या होता है, किसने प्रपोज किया, किसने दिया, और आरएस सिस्टम से संबंधित एक डिजीज की बात करेंगे, इसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है, और ब्लड ग्रुप को जो है खत्म करने के बाद हम नए टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे जो कि इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।